प्रिय विद्यार्थियों, आज प्रयोजन मूलक हिंदी के एक महत्वपूर्ण शीर्षक अनुवाद पर चर्चा की जाएगी। अनुवाद शब्द वाद में अनु नामक उपसर्ग जोड़कर बनाया गया है। संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग की अनेक विशेषताओं के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के अर्थ और महत्व को बदल देते हैं। जैसे एक शब्द है हार, यदि उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया जाए तो उसका अर्थ मारना अर्थात प्रहार हो जाएगा। उसी हार में आ उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो आहार हो जाता है। वी उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो विहार हो जाता है। इस प्रकार से उपसर्गों के माध्यम से बहुत से नए शब्दों का निर्माण हो जाता है। संस्कृत में अनु का अर्थ होता है पीछे या बाद में। इस तरह से यदि हम अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ होगा सार्थक पुनरावृत्ति। लेकिन आज अन्य शब्दों की भांति भाषा विज्ञान के अर्थ संकोच नियम के कारण इस अनुवाद शब्द का अर्थ भी बदल गया है, क्योंकि इसे आज अंग्रेजी के ट्रांसलेशन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए अब अनुवाद से केवल किसी एक भाषा के शब्दों, वाक्यों या किसी पुस्तक के ग्रंथों को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करने का ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। वर्तमान समय में अनुवाद की आवश्यकता और उपयोगिता दोनों पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गई हैं, क्योंकि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बिना अनुवाद के काम नहीं चलता है। भाषा का निर्माण जब से हुआ, अर्थात मनुष्य जब से भाषा का व्यवहार कर रहा है, तब से लेके अब तक दूसरी भाषा के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति आदि को समझने के लिए अनुवाद के द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाता। अनुवाद के माध्यम से ही समझा जा सकता है। दूसरी भाषा के रचनाकारों के भाव और विचारों को हम अनुवाद के द्वारा ही ग्रहण कर पाते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, सबका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। आजकल यह अनुवाद का कार्य यंत्रों के माध्यम से भी बहुत ही सुगमता से हो जाता है। जैसे एक उदाहरण लीजिए, यदि आप अपने सेल फोन में भी किसी बात को बोलते हैं और उसको दूसरी भाषा में आपको परिवर्तित करना होता है, तो ट्रांसलेटर के माध्यम से आसानी से हो जाता है। और इस संचार माध्यमों के विकास ने इस अनुवाद की प्रक्रिया को और अधिक विस्तृत कर दिया है। अब हम आगे अनुवाद के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अनुवाद कला के विशेषज्ञों ने अनुवाद के प्रकारों को निम्न रूप में विभाजित किया है। पहला है शब्दानुवाद, अर्थात शब्द का अनुवाद, जिसे सामान्य अर्थ में हम शब्दार्थ समझ सकते हैं। बहुत ही छोटी कक्षाओं से हम लोग शब्द और उसका अर्थ पढ़ते आए हैं। इस शब्दानुवाद में अनुवादक शब्दों के मूल अर्थ को अनुवादित कर देता है। इस शब्दानुवाद में अभिव्यक्ति को बोधगम्य और संप्रेषण बनाने के लिए, अर्थात भाषा को सरलता से समझाने के लिए अनुवादक अपनी ओर से न तो कुछ जोड़ सकता है, न ही कुछ घटा सकता है। अर्थात शब्द का जो अर्थ आएगा उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना शब्दानुवाद के अनुवादक की विशेषता है। गणित में, विज्ञान में, कॉमर्स में, अर्थशास्त्र और कानून आदि विषयों से संबंधित जो अनुवाद किए जाते हैं वे शब्दानुवाद की ही श्रेणी में आते हैं। अनुवाद का दूसरा रूप है भावानुवाद, और साहित्य में भावानुवाद की विशेष महत्ता है, क्योंकि हम छोटी छोटी कविताओं को पढ़ते हैं और अपने भावों के माध्यम से उसकी लंबी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। भावानुवाद में एक आलोचनापरक अनुवाद होता है, और इसमें अनुवादक को यह ध्यान रखना होता है कि वह शब्दों के अर्थ को समझते हुए उसको विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उसके भाव को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। इसमें अनुसंगों और प्रसंगों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आप किसी व्याख्या को पढ़ते हैं और व्याख्या को पढ़ाते समय ढेर सारे उदाहरणों को उसमें जोड़ा जाता है। जैसे नागमती वियोग खंड में जायसी ने एक स्थान पर लिखा है, नागमती चितूर पथेरा
पियू जो गए पुन्हि किन्ह न फेरा। नागर काहू नारी बस परा, तेई मोर पियू मोसो हरा। अब इन दो पंक्तियों को समझाने के लिए उन्होंने ढेर सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे इसी छंद में वो आगे लिखते हैं, भय नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। करन पास लीन्हे के छंदु, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। अर्थात यहाँ नारायण के 52 अवतार की चर्चा हुई और इंद्र के ब्राह्मण रूप की चर्चा हुई। इस तरह से ढेर सारे उदाहरणों के माध्यम से जहाँ शब्दों के भाव को समझाने का प्रयास किया जाता है, वहाँ अनुवाद होता है। अनुवाद का तीसरा प्रकार है सारानुवाद। आजकल की पत्रकारिता में इस सारानुवाद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संसद के वाद विवाद, भाषणों, विचार गोष्ठियों आदि से संबंधित विषयों का संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए सारानुवाद का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत सामग्री को या समाचार को सार तत्व में प्रस्तुत करने के लिए अनुवादक को अत्यंत ही कुशल, सतर्क और विवेकपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वह अपने विवेक से ही यह निश्चित करता है कि प्राप्त सामग्री में से उसे क्या ग्रहण करना है और किसको छोड़ करके एक छोटा सा मैटर तैयार करके शब्दों में कहें तो सार सारी को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यही बात इस सारानुवाद में मुख्य है कि घंटों चलने वाले संसदीय वाद विवाद को कुछ पंक्तियों में किस प्रकार से समाचार में प्रस्तुत किया जाए, ये सारानुवाद ही निश्चित करता है। इन 3 अनुवाद की प्रकारों के अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने कुछ अन्य अनुवाद के प्रकारों की भी चर्चा की है, उनका भी वर्गीकरण किया है, जिसको हम निम्न भागों में बांटते हैं। जैसे भाषा परक अनुवाद, तथ्य परक अनुवाद, संस्कृति परक अनुवाद और सौंदर्य परक अनुवाद। भाषा परक अनुवाद एक प्रकार से शब्दानुवाद का ही समानार्थी होता है। इसका भी आशय यही है कि अनुवाद में मूल भाषा के स्वरूप को आधार के रूप में रखकर शब्दों, पदों, वाक्यों को अनुवाद करते ही आगे बढ़ा जाए। तथ्यपरक अनुवाद में उसे कहते हैं जिसमें मूल भाषा में निहित तथ्यों को बिल्कुल व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने पर जोर दिया जाता है। इसमें लक्ष्य के आधार पर ही शब्दों का चयन किया जाता है और एकदम ठीक ठीक हूबहू अभिव्यक्ति करने वाले शब्दों का ही प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जो तीसरा अनुवाद का प्रारूप है संस्कृति परक अनुवाद, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें संस्कृति, धर्म से संबंधित विषयों को लेकर के अनुवाद किया जाता है। प्रत्येक देश के साहित्य में जो उनकी अपनी परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, मिथक, विश्वास, मान्यता हैं या ऐतिहासिक घटनाएं जो होती हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए जब हम किसी भाषा के भावों को संस्कृति के अनुसार अभिव्यक्त करते हैं, अनुवादित करते हैं, तो उसको संस्कृति परक अनुवाद कहा जाता है। शब्दों के अलावा सांस्कृतिक भाषा का वाक्य विन्यास भी इसकी अपनी एक विशेषता है। इस संस्कृति परक अनुवाद में एक विशेष प्रकार की उदात्तता और सहजता देखी जाती है। अनुवादक का यह दायित्व बनता है कि वह इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही अनुवाद प्रस्तुत करे। अंतिम वर्गीकरण है सौंदर्य परक अनुवाद। सौंदर्य परक अनुवाद से आशय सृजनात्मक साहित्य से होता है। साहित्य का अपना एक सौंदर्य शास्त्र होता है। अंग्रेजी में इसको आर्टिस्ट कहते हैं। दुनिया की सभी भाषाओं में इस पर गंभीर रूप से विचार व्यक्त किया गया है। इस सौंदर्य परक अनुवाद के लिए अनुवादक को मूल और लक्ष्य दोनों भाषाओं की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दुख और क्षोभ को प्रकट करते हुए लिखा था कि आजकल भाषा की भी बुरी दशा है। बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने के पहले ही बड़े पोथे लिखने लगते हैं, जिनमें व्याकरण संबंधी भद्दी भूलें तो रहती ही हैं, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता।
तो इससे यह अंदाज़ा लग जाता है कि सौंदर्यपरक अनुवाद में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि शब्दों की जो प्रकृति है, भाषा है, उसमें शुद्धता बनी रहे। अनुवाद के 3 भेद किए जाते हैं: कार्यालयी अनुवाद, तकनीकी अनुवाद और साहित्यिक अनुवाद। कार्यालयी अनुवाद से आशय सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले अनुवाद कार्य से है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए सरकार द्वारा निश्चित शब्दावली का ही प्रयोग करना होता है और सरकार द्वारा शब्दावली को निश्चित करने का कार्य राजभाषा आयोग द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 15 जुलाई 1955 को हुआ था और उसका मुख्य कार्य यह था कि वह भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था कर सके। किंतु तमाम सिफारिशों और खोज के बाद यह निश्चित किया गया कि 1965 तक अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ सहायक भाषा के रूप में रखा जाए और तब तक हिंदी को सशक्त बनाया जाए। हिंदी विरोधियों ने हिंदी के पिछड़ेपन का सहारा देकर ये बताया कि हिंदी राजभाषा नहीं बन सकती। तो हिंदी का पिछड़ापन दूर करने के लिए भारत सरकार ने विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी से लेकर मानविकी के सभी विषयों के लिए प्रमाणिक पारिभाषिक कोश तैयार करने का निर्देश दिया। कुछ ही वर्षों में यह कोश तैयार भी हो गया। इसमें दिए हुए अंग्रेजी के हिंदी प्रतिरूपों को भारत सरकार और प्रादेशिक सरकारों के कामकाज के लिए उपयुक्त और आवश्यक माना गया है। कार्यालयी अनुवाद में इसी शब्दावली का प्रयोग करना आवश्यक होता है। व्यवहारिक अनुवाद में दूसरा है तकनीकी अनुवाद। तकनीकी अनुवाद का अर्थ टेक्नोलॉजी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली से है। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया था। इसके द्वारा विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, खगोलशास्त्र, भाषा विज्ञान आदि में प्रयुक्त की जाने वाली अंग्रेजी शब्दावली के समरूपों और समानार्थी शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया। इन विषयों से संबंधित पुस्तकों में ऐसे पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग आजकल किया जाता है। तीसरा प्रकार है साहित्यिक अनुवाद। तो साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप सभी जानते होंगे कि साहित्यिक अनुवाद के लिए जिस भी भाषा के साहित्य का अनुवाद करना होता है, उस भाषा के विभिन्न भागों को भली भांति जानना अत्यंत आवश्यक होता है और इसे भाषिक भागों के ज्ञान के बाद अनुवाद के लिए जिस रचना का अनुवाद करना होता है, रचना काल का इतिहास, तत्कालीन परिस्थितियाँ, लेखक का परिवेश, उसकी मानसिकता तथा वहाँ की परंपराओं का भी समुचित रूप से ज्ञान होना अनुवादक के लिए आवश्यक होता है। इन सब बातों की सम्यक जानकारी रखकर ही साहित्यिक अनुवाद को सृजनात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो रहे अनुवाद के प्रकार। अब हम चर्चा करते हैं अनुवाद की प्रक्रिया पर। एक अनुवादक को अनुवाद की कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला है मूल सामग्री का विश्लेषण, क्योंकि अनुवादक का पहला कार्य यही होता है कि वह जिसका अनुवाद करना है उसकी सामग्री का विश्लेषण करे, भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखे, व्याकरण को समझे और उसी के अनुरूप वह मूल सामग्री को दूसरी भाषा में अनुवादित कर सके। दूसरा होता है अंतरण। मूल भाषा के स्वरूप संगठन को ही दूसरी भाषा में स्थापित करने की प्रक्रिया को अंतरण की प्रक्रिया कहा जाता है। एक अच्छे अनुवादक के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि यदि अनुवादक दोनों भाषाओं, एक भाषा वह जिसमें मूल पुस्तक है और दूसरी भाषा वह जिसमें उसे अनुवादित करना है, यदि दोनों भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तो वह अच्छा अनुवादक नहीं हो सकता है। तीसरी प्रक्रिया है पुनर्गठन की प्रक्रिया। मूल भाषा के जो भाग होते हैं उनको विश्लेषित कर लेने के उपरांत उनकी भाव प्रकृति, ध्वनि प्रकृति को पुनर्गठित करना ही अनुवादक के लिए आवश्यक होता है। इस पुनर्गठन का जो कार्य है
वह भाषा को ध्यान में रख करके ही किया जाता है, क्योंकि ये शब्दों से शुरू होकर उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुसार वाक्यों की संरचना के जटिलतम बिंदुओं को भी स्थापित करता है। अनुवाद प्रक्रिया के इन तीनों भागों को सम्यक रूप से ध्यान में रख करके ही अच्छे अनुवादक का निर्माण किया जा सकता है। एक अच्छे अनुवादक को व्याकरण संबंधित सभी आवश्यक बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अनुवाद करते समय हमें कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, वचन, विशेषण और किस वाक्य को छोड़ना है, किस वाक्य को जोड़ना है, वाक्य रचना कैसे करनी है और अनुवाद करते समय कहाँ लोकोक्तियों का और कहाँ मुहावरों का प्रयोग करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छे अनुवादक को जब इन सारे व्याकरणिक नियमों का ज्ञान होता है तो उसके अनुवाद में भी एक अलग विशेषता दिखाई देती है। इस प्रश्न का लिखित उत्तर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करें, क्योंकि यह बीए तृतीय वर्ष हिंदी के लिए इस वर्ष परीक्षा के लिए एक अनिवार्य प्रश्न भी है, महत्वपूर्ण प्रश्न भी है।